क्लास में लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से शुरू करना है। तो अब देखिए, ये जो बड़ा गोला है इसे आप भारत समझेंगे, केंद्र समझेंगे या संघ समझेंगे। मतलब भारत एक संघ है, भारत एक संघ है। संघ किसका है? संघ है राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का। आपने भारत के नक्शे में क्या देखा है? अंदर राज्य देखा है या फिर संघ शासित प्रदेश देखा है? आपने यही दो चीज़ें तो देखी हैं। तो ये जो भारत है, भारत के अंदर वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 28 राज्य। और इसी बड़े गोले यानी भारत के अंदर कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अच्छा, इन्हें संघ शासित या केंद्र शासित भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसका अर्थ एक ही है। केंद्र लो या तो संघ शासित बोल लीजिए या 8 संघ शासित प्रदेश बोल लीजिए। अब उसके बाद एक सवाल पैदा होता है, बहुत नॉमिनल है, हालांकि मेंस में आना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर संघ शासित प्रदेश बताने लगूँ, पता है तुम्हें? नहीं पता है कि तुम सब प्री क्वालिफाई करके मेंस देने वाले हो रे। संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं पता है आपको? हाँ हाँ हाँ, रुको, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आ गया ना तो ऐसे क्वेश्चन खलते हैं बहुत कि लल्लूस क्वेश्चन आया और नहीं पता। ये देखिए, आपको ये 8 संघ शासित प्रदेश पता होने चाहिए। ये है वर्तमान दशा में 8 संघ शासित प्रदेश। नक्शे में बैठाइए, देखिए ऊपर से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब इसे, है ना, और इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख हो गया। एक साइड से चलो, यहाँ से जैसे ही नीचे उतरेंगे चंडीगढ़ आएगा तीसरा, और नीचे उतरे दिल्ली आ गया चौथा, है ना। फिर आप देखिए इधर दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले आप लोगों ने, यदि पहले का जानकारी होगा आपको, तो दादर नागर हवेली एक संघ शासित प्रदेश था, दमन दीव एक था, लेकिन ये अब एक कर दिया गया है, मर्ज हो चुका है, अब ये एक संघ शासित प्रदेश है। फिर इधर देखिए, इधर लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार और ये पुदुचेरी। पौंडीचेरी इसका नाम पहले था, लेकिन अब इसका नाम बदला जा चुका। अब ये क्या है? पुदुचेरी। ठीक है, ये 8 संघ शासित प्रदेश आपको पता होने चाहिए। और नहीं, अब वो शुरुआत में जब राज्यों का 1956 में राज्यों संघ शासित प्रदेशों का निर्माण पुनर्गठन शुरू हुआ है ना, तब एक समय गोवा भी था, तब एक समय तो हिमाचल प्रदेश भी था, लेकिन वो आपको अभी आगे देखेंगे। पहले इधर देखिए, वर्तमान का 8। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है, 2 राजधानी, इकलौता क्षेत्र है जिसकी 2 राजधानियां हैं। एक समर कैपिटल कौन सा? श्रीनगर। विंटर कैपिटल कौन सा? जम्मू। ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी श्रीनगर, और शीतकालीन जम्मू, है ना, याद रहना चाहिए। लद्दाख का लेह, लद्दाख का कैपिटल लेह है। दिल्ली का बताने की ज़रूरत है? हाँ। चंडीगढ़ का, इसका दमन, इसका कावरत्ती। पुडुचेरी का पुडुचेरी ही। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में इसमें से इसकी संख्या में बहुत उतार चढ़ाव आया है। पहले ये 7 था, ठीक, फिर जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, राज्य का दर्जा जब उससे छीना गया तो 2 भागों में तोड़कर 2 और बन गए, 9 हो गया। थोड़े समय बाद ही दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक करके एक बना दिया गया। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक, इधर आइए, 28 राज्य तो आप निकाल ही लेंगे, बाकी जो बचे वो सब 28 राज्य हैं। ठीक, चलिए अब ये बात समझ लीजिए कि ये बड़ा भारत है, तो एक उदाहरण हम एक राज्य का लेंगे, एक उदाहरण बस राज्य का लेंगे। पहले आप देखिए, इस भारत के लिए
इस भारत के लिए एक संरचना होगी हमारे पास जिसे हम कहेंगे संसद। जिसे क्या कहेंगे? संसद। पूरे भारत के लिए एक संरचना है हमारे पास जिसे हम कहते हैं संसद। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, ठीक है। संसद के 3 अंग, संसद के 3 अंग, अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और एक एग्जाम्पल एक राज्य का ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। चलिए लोकसभा, ये कौन सा है? लोकसभा। ये राज्यसभा, और ये एक पद होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3, ठीक। 3 अंग होंगे ही होंगे, वहां कोई शंका नहीं है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। अगर आपसे कभी पूछ दे कि संविधान के अनुसार संसद का अभिन्न अंग किसे कहा गया है? अभिन्न, राष्ट्रपति। अभिन्न अंग किसे कहा गया है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, एक देख लिया हमने, एक संरचना। अब देखिए एक बड़ा गोला और बनाया इसके अंदर। उदाहरण के तौर पर ये एक राज्य है, ये एक राज्य है। चलिए हम छत्तीसगढ़ के हैं तो हम इसे क्या मान लेते हैं? ये कौन सा राज्य का गोला है? छत्तीसगढ़, ठीक। इस प्रकार के 28 गोले इस बड़े गोले के अंदर है ना राज्य के रूप में, और 8 गोले संघ शासित प्रदेश के रूप में अंदर है। चलिए इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे पूरे भारत के लिए संसद है हमारे पास, उसी प्रकार एक राज्य के लिए क्या होगा? राज्य विधायिका। क्या कहेंगे इसे? राज्य विधायिका। राज्य विधायिका, या इसी को हम कहेंगे विधानमंडल। राज्य विधायिका या विधान मंडल, ठीक। हम देखेंगे सब वो किस लिए है, देखेंगे। पहले इधर देख लिए, जिस प्रकार पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे भारत के लिए एक संरचना है हमारे पास संसद की, उसी प्रकार एक राज्य में संरचना होती है जिसे हम कहते हैं राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल, ठीक। ये तो पूरे भारत के लिए एक है तो इसका संसद चलेगा, लेकिन राज्यों में भी होती। तो फिर इसे हम पृथक कैसे करेंगे? बोल देंगे छत्तीसगढ़ विधायिका, मध्य प्रदेश विधायिका, राजस्थान विधायिका, ऐसा ही बोलेंगे। तो एक उदाहरण लिया हमने एक राज्य का, ये। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि संसद के 3 अंग होते हैं, होंगे ही, लेकिन राज्य विधायिका का जब बात करूंगा तो मैं ये कहूँगा कि राज्य विधायिका के 3 अंग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 3 अंग होते हैं, मैं कह रहा हूँ 3 अंग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लोकसभा, उसी प्रकार यहाँ पर हो सकती है विधानसभा। जैसे यहाँ राज्यसभा, उसी प्रकार एक राज्य में क्या हो सकती है? विधान परिषद, विधान परिषद। और जैसे यहाँ एक राष्ट्रपति का पद होता है, उसी प्रकार यहाँ एक पद हो सकता है किसका? राज्यपाल का, राज्यपाल का। ये डायग्राम बनाना चाहिए, वैसे फोटो भेज दूंगा, फोटो खींच लेना, ठीक है। डायग्राम वैसे साथ में बनाओगी तो अच्छा होता है ना। मैं जब भी फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाऊं वही अच्छा होता है ना, ठीक है। ये संरचना हमें दिख रही है, लेकिन मैंने क्यों कहा कि किसी राज्य की विधायिका के 3 अंग हो सकते हैं? मतलब कोई अंग तो गड़बड़ है, कोई अंग गड़बड़ है जो ज़रूरी नहीं है कि वो राज्य में हो। और वो कौन सा है? ये कि राज्य में, राज्य की विधायिका में विधान परिषद ज़रूरी नहीं है कि सारे राज्यों में हो, है ना। तो एक सवाल और बन जाता है कि भैया ये बताइए कि विधान परिषद फिर भारत में कहाँ कहाँ है? एक प्रश्न ये बन गया। तो क्या पता है आपको विधान परिषद भारत में कहाँ कहाँ है? चलिए, एक प्रश्न सीधा सीधा विधान परिषद से आपके पास बन सकता है कि भारत में कहाँ विधान परिषद है, कहाँ नहीं है। चलिए देख लीजिए। एक तरफ से शुरू करते हैं। ये क्या है? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश और बिहार भाई बहनी ना, 1 2 हो गया। तो ये तो आपको आसानी से याद रहेगा, ऊपर भाई बहन उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। घूम के आते हैं इधर से, घूम के पूरा मिजोरम, बंगाल, उड़ीसा से घूम के आते हैं तो रुकेंगे यहाँ, ये तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश। फिर चलो इतना घूम के आए हैं तो फिर से पूंछ से घूम के ऊपर चढ़ते हैं, कहाँ? कर्नाटका। इससे ऊपर चढ़ते हैं महाराष्ट्र, और ये पुराना नक्शा है, इसमें तेलंगाना गायब कर दिया है ना, इसमें तेलंगाना नहीं है, लेकिन बीच में यहाँ पर आपको पता है कि छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना लगा हुआ है, ये मध्य इसका ये थोड़ा हिस्सा लेकर ये है तेलंगाना। ये वो 6 राज्य हैं वर्तमान में जहाँ विधान परिषद है, जहाँ विधान परिषद है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यही वो 6 राज्य हैं जिनकी विधायिका में तीनों अंग उपस्थित हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है। एक प्रश्न ये बन गया, मतलब इनके अलावा अब कोई भी राज्य देख लो, वहाँ की विधायिका में, वहाँ के विधानमंडल में केवल 2 ही अंग हैं, एक विधानसभा और एक राज्यपाल। ये बात एक क्लियर होनी चाहिए आपको, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, ये तो रही विधान परिषद की बात। सारे राज्यों में विधायिका होती है, ये कंफर्म है सारे राज्यों में। बस अंतर ये है कि ये वो 6 राज्य हैं जहाँ की विधायिका में तीनों अंग हैं, तीनों अंग हैं। ठीक है, ओके। 22 जो बाकी बचे 22 राज्य, वहाँ 2 ही अंग है, विधानसभा है और राज्यपाल है। लेकिन अब संघ शासित प्रदेश बचा है, अभी संघ शासित प्रदेश बचा है। ये 8 संघ शासित प्रदेश में वापस चलते हैं ये लोग। अब यहाँ बात करते हैं कि भैया कहाँ कहाँ विधायिका है, 8 संघ शासित प्रदेशों में कहाँ कहाँ विधायिका है, कहाँ कहाँ विधायिका है। चलो ये एक प्रश्न बन गया। हाँ, विधायिका के अंदर विधानसभा है ना, मैं विधायिका बोल रहा हूँ, दिल्ली और पुडुचेरी। ये देख लो, ये 1 2, केवल यही 8 संघ शासित प्रदेशों में केवल यही 2 संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधायिका है। अब ठीक है ना, 8 में से 2। हालांकि मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के लिए भी प्रावधान है, लेकिन अभी बना नहीं है। यूटी के लिए है प्रावधान, लेकिन अभी बना नहीं है। ठीक, ये 2 हो गया। अब आपसे सवाल पूछता हूं, अगर विधायिका है तो कौन सा सदन होना निश्चित है? विधानसभा। विधानसभा निश्चित है, विधानसभा होगी, है ना। चलो, विधानसभा यहाँ भी है, दिल्ली में और पुडुचेरी में है। अब बात करते हैं विधान परिषद की, कि 8 संघ शासित प्रदेशों में विधान परिषद कहाँ कहाँ है? कहीं नहीं। अभी वर्तमान की दशा में विधान परिषद किसी भी संघ शासित प्रदेश में नहीं है। ठीक, अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर एक और बात, एक और चीज़, एक और जगह से प्रश्न बन सकता है। आपने देखा कि राज्यों में राज्यपाल का पद होता है ना, तो संघ शासित प्रदेश में भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी, है ना। संघ शासित प्रदेशों में भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि संघ शासित प्रदेशों में जैसे राज्यों में राज्यपाल होता है, वैसे ही संघ शासित प्रदेशों में कौन होता है? प्रशासक होता है। कौन होता है? प्रशासक। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक होता है। ठीक, अच्छा। और ये जो प्रशासक होते हैं ये वास्तव में किसके नियंत्रण में होते हैं? राष्ट्रपति के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में होते हैं? राष्ट्रपति के नियंत्रण में होते हैं। मतलब राष्ट्रपति का इन प्रशासकों पर नियंत्रण होता है। जैसे राज्यपालों पर नियंत्रण होता है, वैसे ये प्रशासकों पर भी होता है। ठीक, अभी यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, देखिए, ये जो संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक हैं, इनके पद नाम अलग अलग संघ शासित प्रदेश में अलग अलग है। आप लोगों ने सुना होगा, यही प्रशासक के रूप में आप लोगों ने सुना होगा उपराज्यपाल, जिसे हम क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट
गवर्नर। अब एक प्रश्न बन गया कि भैया कौन कौन से संघ शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं? कोई आइडिया? उपराज्यपाल। अगर न्यूज़ सुनेंगे तो एक चीज़ तो बार बार सुने होंगे, दिल्ली का उपराज्यपाल, दिल्ली का उपराज्यपाल। जब केजरीवाल और नजीब जंग में झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो अगर न्यूज़ सुने होंगे तो ये सुना होगा आपने ना। देखो, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो प्रशासक होगा उसे क्या कहा जाएगा? उपराज्यपाल। फिर लद्दाख, ये दूसरा हो गया। फिर दिल्ली, ये तीसरा हो गया। फिर पुडुचेरी, ये चौथा हो गया। और फिर अंडमान निकोबार पांचवा हो गया। इन 5 संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक का पद नाम क्या होगा? उपराज्यपाल। ऊपर के देखिए 3, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, और नीचे आ जाइए सीधे फिर पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। ठीक, बच गए ये 3। देखिए बड़ा आसान है, आप इसको नक्शे में बैठा लीजिए। कैसे बैठाइए? देखिए, उपराज्यपाल एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, ये 3 ऊपर के, नीचे आ जाइए, एक ये हो गए और एक ये हो गए। कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब इधर जो दिख रहा है आपको चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और ये बच गए, यहाँ पर उपराज्यपाल नहीं होता। अच्छा, उसमें भी 2 बता देता हूँ। यहाँ जो प्रशासक होते हैं ये सामान्य राज्यपाल ही कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रशासक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राज्यपाल। इन दोनों, यहाँ पर राज्यपाल ही होता है। और चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर, चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर। उसके बाद मैं बताऊंगा जहां आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा क्या बेसिक क्लास है जिसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, बाकी वो सब आपके नोट्स में आएगा, PDF में आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बेसिक पर काम नहीं किया, तो शायद शॉर्टकट है ना, जो ऑब्जेक्टिव फंस गया तो अच्छा है ना। तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब मेंस है, अब आपका टेस्ट होगा। अब 20,000 22,000 जो भी लेने होंगे उसमें 3/4 बाहर होंगे, तो आपको थोड़ा रगड़ना होगा, है ना। चलिए, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ तक अब तक सब कुछ क्लियर है। चलिए, ये संसद और राज्य विधायिका, इनका काम क्या है? ये क्या काम करेंगे? ये क्या काम करेंगे? ये दोनों किस लिए बनाए गए हैं? ये दोनों विधि बनाते हैं। सामान्य शब्दों में हम क्या कहते हैं? इन्हें कानून कहते हैं, है ना। विधि बोल देंगे हम, कानून बोल देंगे हम, अधिनियम बोल देंगे हम। अधिनियम शब्द का मतलब एक ही है, और इंग्लिश वाले क्या कह देते हैं? एक्ट, लॉ, एक्ट। ठीक, इन दोनों का काम है विधि बनाना। अब ये दोनों विधि बनाते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन दोनों विधि बनाते क्यों भाई? संसद पूरे भारत के लिए। अगर संसद विधि बनाती तो काम चल जाता ना, पूरे भारत में एक विधि होती। लेकिन भारत ने स्वतंत्रता पश्चात जो शासन व्यवस्था अपनाई है उसे हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली।
संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है कि दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र में मतलब जो पूरे भारत के लिए होगी, एक राज्य में राज्य सरकार होती है। तो जब दो सरकारें होती हैं तो दोनों को अधिकार मिलना चाहिए विधि बनाने का। तो संविधान ने बिल्कुल निश्चित तौर पर दिया है। कैसे दिया है? दोनों में अंतर यह है कि संसद जब कोई विधि बनाएगी तो संसद तो पूरे भारत के लिए, तो वो विधि पूरे भारत पर लागू होगी, मतलब इसके अंदर जो राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, वहाँ भी लागू होगी। वो अपवाद अभी भूल जाइए, आप अपवाद आप बाद में देखेंगे कि संघ शासित प्रदेश में अपवाद क्या है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन संसद जो विधि बनाएगी वो पूरे भारत पर लागू होगा, ठीक। लेकिन किसी राज्य की विधायिका जो विधि बनाएगी वो केवल उसी राज्य तक लागू होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भी छत्तीसगढ़ आरक्षण वाला जो चल रहा है ना, क्या किया सरकार ने, क्या किया, कक्का ने छत्तीसगढ़ के जो आरक्षण विधि थी, आरक्षण वाला अधिनियम था, उसमें संशोधन किया, उसमें संशोधन कर दिया। और संशोधन करके क्या कर दिया, उसे 76% कर दिया, उसे 76% कर दिया। और वो भी तब कर दिया जब हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार कर दे दिया, है ना। वो तब की स्थिति में किया तो आम जनता तो खुश हो गई, ओबीसी और एसटी सबसे ज़्यादा खुश हो गए, है ना, आरक्षण मिल रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए कि कक्का चुनाव पर पेड़ा थमा था, है ना, पेड़ा ही है ये। कैसे? जब 58% को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है तो आप कैसे बोल सकते कि 76% लागू हो जाएगा? पहला तो चुनौती राज्यपाल का ही सामना करना पड़ा, राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया, है ना। 9 दिसंबर को वीडियो बना दिया था मैं, अब क्या क्या होगा, कभी ब्यूरोक्रेट्स के उसमें 9 दिसंबर डालोगे ना, देख लोगे, मैं बता दे क्या क्या हुई, वही हो चला थे। तो पहली बात, अरे यार इसमें ज़्यादा समय नहीं खा पाता, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, है ठीक है। तो ये देखिए कि राज्य का भी अपना अधिकार है, वो भी विधि बना सकती है, संसद भी विधि बना सकती है। दोनों में अंतर केवल उनके क्षेत्राधिकार का है। संसद जो विधि बनाएगी वो पूरे भारत पर लागू होगा, मतलब उसके अंदर शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। और किसी राज्य की विधायिका जो विधि बनाएगी वो केवल उस राज्य की सीमा तक ही लागू होगा, यही अंतर है। अब इस अंतर को ऐसे स्पष्ट समझते हैं। अब यहां से प्रश्न आएगा, देखिए क्या, संविधान बनाने वालों को ये पता था कि दोनों में झगड़ा भी तो हो सकता है। पता चला केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ रही है, नहीं मैं बनाऊंगा, नहीं मैं बनाऊंगा, न मेरा है, ऐसा भी हो सकता था। तो इस स्थिति को ख़त्म कर दिया है ना। वो कहानी वाला वीडियो मैं भेजूंगा आज, आप उसको इत्मीनान से देख सकते हैं ना कि कैसे कैसे हम पहुँचे हैं, संविधान बना है। मुझे लगा कि अपने को थोड़ा सा फास्ट चलना चाहिए। वो वीडियो है मेरे पास, मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, उसको आज कहानी की तरह देखिएगा। बस कुछ याद रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, केवल कहानी, उससे पता चले कि हम संविधान तक पहुंचे कैसे हैं, बस। ठीक, आइए देखिए संविधान में आप मूलतः क्या देखेंगे, 22 भाग देखेंगे। इतना पढ़ा होगा लूसेंट में, है ना। कितने भाग हैं? 22। प्रत्येक भाग जो है वो सब आपके नोट्स में आएगा। प्रत्येक भाग जो है किस में विभक्त है? अनुच्छेदों में, है ना। जैसे भाग 1 है तो भाग 1 के अंदर कुछ अनुच्छेद होंगे, भाग 2 है तो उसके अंदर कुछ अनुच्छेद होंगे। मैं डाल दूंगा बेसिक क्लास, आज उसको केवल कहानी की तरह देखना, है ना। 3 वीडियो है, तीनों वीडियो कहानी की तरह आप लोग देख लीजिएगा, वो सब पढ़ेंगे आप आगे। लेकिन मैं शुरुआत में एक भूमिका बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए, तो प्रत्येक भाग अनुच्छेदों में विभक्त है। और इसके अलावा संविधान में क्या है? अनुसूचियां हैं। इसके अलावा क्या है? संविधान में आपको 3 चीजें प्रमुख रूप से दिखेंगी। देखिए, एक तो दिखेगा भाग, ठीक। भागों के अंदर क्या दिखेगा आपको? अनुच्छेद, आर्टिकल जिसे हम कहते हैं। और इसके अंदर क्या दिखेगा? अगर नहीं, इसके अंदर नहीं, अलग से। ये तो ये हो गया संविधान में, ये 2 चीजें मिल गई आपको। प्लस क्या मिलेगी? अनुसूचियां।
स्केड्यूल्स कहते हैं हम इसे अंग्रेजी में। यहाँ पर दो सवाल उठता है, एक तो मूल संविधान में इनकी स्थिति क्या थी, और एक तो वर्तमान की जो संविधान है, वर्तमान संविधान में इनकी स्थिति क्या है। मूल संविधान हम किसे कहेंगे? जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, प्रारंभ होता है, प्रारंभ का समय उसी को माना जाता है। तो 26 जनवरी 1950 की स्थिति में भागों की संख्या थी 22, भागों की संख्या थी 22 और आज भी 22 ही है। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395, और अभी आप इसे बोलेंगे 470 के आसपास। ये बदलता रहता है तो आप इतना ही आइडिया रखिए। अनुसूचियां उस समय कितनी थी? 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8, वर्तमान में 12 है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कितनी अनुसूचियां हैं। ये स्थिति है भागों की, अनुच्छेदों की और अनुसूचियों की। ठीक, अच्छा, अब इसी 12 अनुसूची में से एक अनुसूची की बात करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी? 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 246 बिल्कुल पूछ सकता है आपसे, अनुच्छेद 246। और अगर भागों की बात की जाए तो कौन सा भाग है? भाग 11। भाग 11। ठीक, भाग 11। अब इसमें है क्या? विधायी शक्तियों का बंटवारा। विधायी शक्तियों का बंटवारा। विधायी शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच होगा? केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र और बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच, एक तरफ केंद्र एक तरफ राज्य। तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है भैया, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? 7। कौन से अनुच्छेद में है? 246। कौन से भाग में है? 11। ये एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ये चीज़। अच्छा, अब ये जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये किस माध्यम से किया गया है? इसके लिए बनाई गई हैं 3 सूचियां। क्या बनाई गई हैं? 3 सूची बनाई गई है, लिस्ट। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लिस्ट। तो ये जो विधायी शक्तियों का बंटवारा जो यहाँ पर है संविधान में, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये किस प्रकार किया गया है? इस बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, 3 लिस्ट। इसे देखिए हम ऐसे समझते हैं। 3 सूचियां देखिए, 1 2 3। एक को क्या बोला? एक को बोलेंगे संघ सूची। इसी को केंद्र सूची बोल दूं, कोई गड़बड़ है? दिक्कत है? नहीं, संघ का अर्थ केंद्रीय समझना अपने को। एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। एक समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं हमारे पास, संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक, अब ये जो 3 सूचियां हैं, इनके अंदर क्या होंगे? इनके अंदर होंगे विषय। इनके अंदर होंगे विषय। इनके अंदर क्या है? विषय। तो एक सवाल बन गया कि संघ सूची के अंदर कितने विषय हैं? अभी 100। राज्य सूची में है? नहीं पता? राज्य सूची में है विषय 61 और यहां पर है 52। एकदम सीधा सा प्रश्न आ गया आपसे, बोली बताइए भैया राज्य सूची में कितने विषय हैं? ये विषय। ठीक, इतने विषय हैं, एकदम याद होना चाहिए आपको। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कितने। ठीक।
ओके, आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। अब देखिए ये विषय क्यों बनाया गया है, इसलिए कि केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा ना हो। संघ सूची पर ये जो 100 विषय हैं, इस पर कानून बनाने का किसका अधिकार दिया गया है? किसको? संसद को। संसद कानून बनाएगी इस पर। और राज्य विधायिका किस पर कानून बनाएगी? राज्य सूची के विषयों पर। और ये जो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। संसद भी कानून बना सकती है और राज्य की विधायिका भी कानून बना सकती है। ये कॉमन विषय हैं, ठीक, ये कॉमन विषय हैं। अब देखिए, चूंकि मैंने कूट वाले प्रश्न भी देखे हैं इसमें मेंस में, इसका लेकिन वैसे संख्या वो ऐसे प्रश्नों की कम होगी। जैसे पीएससी में कूट वाले प्रश्न आते हैं, वैसे उनकी संख्या बहुत कम होगी, है ना। तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुने कि मैं बोल क्या रहा हूँ। संघ सूची के इन 100 विषयों पर केवल और केवल संसद कानून बना सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि संघ सूची पर संसद का विशेष अधिकार है, कोई और तो कानून बना ही नहीं सकता संघ सूची के विषय पर, तो विशेष अधिकार है, ठीक। राज्य सूची के ये जो 61 विषय हैं, राज्य अपने अपने राज्य के लिए इन 61 विषयों पर कानून बना सकते हैं, ठीक ठीक। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य की विधायिकाओं को विशेष अधिकार, ऐसा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कोई आइडिया? बताता हूँ। आपातकाल की दशा में इनकी विधायी शक्ति छीन जाती है ना। तब इन राज्यों के लिए विधायी या तो संसद बनाती है या राष्ट्रपति बनाते हैं। तो विशेष अधिकार हुआ क्या? नहीं। राज्यपाल कानून नहीं बनाता, नहीं, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है ना। अभी सब समझोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? संघ सूची पर संसद का विशेष अधिकार, मतलब कोई और संघ सूची पर संसद के अलावा विधि नहीं बना सकता, विशेष अधिकार है। लेकिन राज्य सूची पर राज्य विधायिकाओं का विशेष अधिकार क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि आपातकाल की दशा में राज्यों की विधायी शक्ति छिन जाती है। किसी राज्य में, जैसे यहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया छत्तीसगढ़ में, तो पता है आपको, यहाँ की विधानसभा भी भंग हो जाएगी और मंत्रिपरिषद भी बर्खास्त हो जाएगी। तो कौन बनाएगा विधि? ऐसी दशा में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विधि कौन बनाएगी? संसद। तो हम विशेष अधिकार नहीं बोल सकते, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर एक विशेष परिस्थिति में संसद भी तो विधि बना सकती है, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर है? समवर्ती भी आ जाओ। अब समवर्ती में क्या है? ये ऐसे 52 विषय हैं जिसमें संसद भी अपनी विधि बना सकती है और राज्य भी अपनी विधि बना सकती है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये ऐसा क्यों किया गया? बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है ना। दोनों का झगड़ा खत्म यहीं से हो गया। ते तोर फील्ड है, ये में ते कानून बनाओगे, ये मोर फील्ड है, मैं कानून बनाऊँ, झगड़ा तो यहीं ख़त्म हो गया। कुछ मुद्दे थे, जैसे शिक्षा, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, जैसे परिवार नियोजन। ये कुछ ऐसे विषय थे जिन पर अगर दोनों मिलकर कार्य करें तभी नियंत्रण पाया जा सकता था, तभी उचित रिजल्ट मिल सकता था, है ना। कि मान लो भैया जनसंख्या नियंत्रण पे केवल संसद का, अगर जनसंख्या नियंत्रण यहाँ की बजाय यहाँ होता तो संसद ही कानून बनाती। और इतने बड़े देश में संसद कानून बना के क्या उसको उतना पुख्ता पूरे राज्यों में, संघशासित प्रदेशों में लागू कर सकती है? और अच्छा भाई, राज्यों की जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तभी तो देश की जनसंख्या कम होगी। तो फिर इसके लिए क्या किया गया कि कुछ ऐसे विषयों को समवर्ती में डाल दिया ताकि दोनों ही प्रयास करें, दोनों ही सामूहिक प्रयास करें उन विषयों में रिजल्ट लाने के लिए। जैसे समझाता हूँ, परिवार, देखो यहाँ का एक मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे जनगणना यहाँ का विषय है, मतलब जनगणना पर कोई भी कानून यदि बनाना हो संसद करेगी। बैंकिंग यहाँ है,
मतलब बैंक पे आपने सुना है कभी कोई राज्य कानून बना रहा हो? नहीं सुना होगा। संसद, है ना? ठीक। कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन पर संसद बनाती है। आपने किसी राज्य को नहीं सुना होगा कम्युनिकेशन पर विधि बनाते हुए, वो देखेंगे हम आगे, आपके नोट्स में होगा। राज्य सूची का एक पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, राज्य सूची का विषय है पुलिस, है ना? और राज्य अपने अपने हिसाब से अपने पुलिस के लिए विधियां बना सकते हैं। ठीक, चलो यहाँ आ जाते हैं। इसका एक उदाहरण, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, यहाँ का विषय। शिक्षा, यहाँ का विषय। अब झगड़ा यहाँ तो खत्म कर दिया कि चल भैया एमे ते बनावे, एमे राज्य बना ही, लेकिन झगड़ा यहाँ पैदा कर दिया। अब इस विषय में संसद भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकती है। संसद जो कानून बनाएगी वो भी छत्तीसगढ़ राज्य पे लागू होगा, और छत्तीसगढ़ जो कानून बनाएगी उस पर वो भी लागू होगा। तो झगड़ा फिर दोनों में हो सकता है, नहीं मोर कानून बढ़े, नहीं तोर कानून बढ़े। आ रहा होगा, देखो। चलो परिवार नियोजन एक उदाहरण ले लेता हूँ, यहाँ का विषय है। मोदी साहब ने केंद्र में एक कानून पास कराया संसद में कि जिसके 3 बच्चे होंगे, जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे, उनको केंद्र सरकार की नौकरी, केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बना दिया, मान लो आप बना दिया ऐसा, तो उधर से अब वो पूरे भारत पे लागू हो जाएगा, वो विधि बन गई ना भाई। संसद जो विधि बनाती पूरे भारत पर लागू होता है, ये बात जान लो बस। विषय भले यहाँ का है लेकिन पूरे भारत पे लागू होगा। कका बोलिस मोर विरोधी दल कानून में मऊ बना हूँ, कका भी कानून बना दिस। विधानसभा में विधेयक लाके विधेयक पारित होगी, राज्यपाल साइन कर दी, सब राज्य के कानून बन गए। कका कानून बना दिस, जेकर 3 बच्चा ले ज़्यादा बच्चा हो ओला राज्य सरकार सरकारी नौकरी योजना के लाभ नहीं दे। ये हो गया यहाँ पर। दोनों को अधिकार था, दोनों ने अपना अपना कानून बना दिया, लेकिन इन दोनों कानूनों में जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। कैसे? जो संसद ने कानून बनाया वो बोल रहा है जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उसको नहीं मिलेगा, मतलब तीसरे बच्चे की मनाही है। और कका ने बना दिया जिसके 3 से अधिक होंगे उनको राज्य सरकार में नहीं मिलेगा। ये तीसरा अलाउ करा था नहीं। अब हो गए दोनों कानून में टकराव पैदा हो गया। तो जब टकराव होता है तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो किसका कानून जीतेगा? संसद का जीतेगा। तो राज्य पर संसद का कानून प्रभावी हो जाएगा और वो राज्य का वो कानून सो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। वही पूछ रहा था ना। तो बाप बाप होता है ना? जैसा इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं। हाँ, अप्रभावी हो जाएगा, फिर संसद का ही कानून उस राज्य पर लागू होगा। क्लियर है? ये यहाँ जो भी लिखा वो याद होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। विधायी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कहाँ कहाँ है? 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 246 भाग 11। ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो ऐसा याद रखना 7 से 1 कम। ये 7वां है, 7वीं अनुसूची याद रहेगा आपको। 1 कम अनुच्छेद में 46, 6 आखिरी में। अगर कभी पूछेगा ना तो कैसे पूछेगा आपको देखना, 242, 240, 245, 246 याद रखना। 7 से 1 कम है, 6 होगा आखिरी में, है ना? ऐसे याद रखना, ठीक। और इसका जो जोड़ है मतलब ऐसा एक कम भाग 11, तो कहीं ना कहीं से क्लिक होना चाहिए, बस नहीं क्लिक होना चाहिए। ये तो याद रख लो। 7वीं अनुसूची क्या है? विधायी शक्तियों का बंटवारा। 3 सूचियों का विवरण आपको यही मिलेगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक। अब अनुच्छेद अगर पूछ दे गलती से 1 कम कर दो, 7 से 1 कम आखिरी में 6 होना चाहिए, 246।
भाग भी पूछ सकता है, कौन से भाग में इसका जोड़ 12 है, 1 कम 11। ऐसे कुछ चीज़ें इस तरह से याद रह जाती हैं। क्लियर है? यहाँ आते हैं। अच्छा, सुबह, मुझे सुबह का समय मैं इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ कि यहाँ बहुत परेशानी है, बहुत सारे कामकाजी हैं, सुबह नहीं आ सकते। अच्छा, जो लड़के मतलब तैयारी कर रहे हैं मेंस की, वो सुबह फिजिकल जाते हैं, फिजिकल करने जाते हैं। 11 से 2 तो कामकाजी नहीं आ सकते, तो बड़ा ही विचित्र स्थिति है। तो एक ही भी बनता है कि फिर वीडियो देखो। चलो, ये बात क्लियर है? चलिए आइए। कौन होता है सदन में? सदस्य। सदन में सदस्य ही तो होते हैं। और आजकल जान रहे हो कौन है यहाँ बवाल मचाए हुए? भगवा ना। दूसरा हरा नहीं करता, बवाल हो जाएगा, पीला करता है। वो बोलेंगे भाजपा को भगवा से दिखा दिया और कांग्रेस को हरा दिखा दिया, इसका क्या अर्थ है? तो जोड़ लिया जाएगा पाकिस्तान से। नहीं, ये ठीक है, ये पीला है ना, हरा नहीं है भाई, कैमरे में दिख रहा होगा तो ये पीला है। सदस्य होते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं सदनों में। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ भगवा ज़्यादा नहीं है, भगवा गिना चुना है, बाकी है ना। ये वो छोड़ो, अब आइए इधर। लोकसभा का कार्यकाल, ये लोकसभा है ना, इसे हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। ये दोनों क्या कहलाएंगे अपनी अपनी जगह पर? निम्न सदन। निम्न सदन, हाँ। केंद्र में लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्य में विधानसभा। बिल्कुल वही परिस्थिति यहाँ भी होती है। इसे, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? उच्च सदन। इन दोनों को हम कहेंगे उच्च सदन। उच्च सदन। देखिए, केंद्र में तो लोकसभा राज्यसभा है और राज्य में विधानसभा विधान परिषद हो सकती है। तो निम्न सदन किसे कहेंगे? जैसा लोकसभा होता है उधर, वैसे ही राज्य में क्या होता है? विधानसभा। ये दोनों निम्न सदन है। केंद्र में निम्न सदन लोकसभा, राज्य में निम्न सदन विधानसभा। केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा और राज्य में उच्च सदन विधान परिषद, यदि है। ठीक। अच्छा, और किन किन नामों से जानते हो आप लोकसभा को? एक तो निम्न सदन हो गया, दूसरा प्रथम सदन, प्रथम सदन या प्रथम चैम्बर, प्रथम सदन या प्रथम चैम्बर, और एक पॉपुलर नाम इसका क्या है? हाँ, लोकप्रिय सदन भी इसे कहते हैं, पॉपुलर हाउस। इसको और क्या कहते हैं? लोकसभा को लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। और क्या कहते हैं? लोगों की सभा। और क्या कहते हैं? लोगों की सभा। बिल्कुल प्रश्न बन सकता है यहाँ से, लोगों की सभा, हाउस ऑफ पीपल। ठीक, इधर आ जाइए। फिर राज्यसभा को क्या कहेंगे? क्या क्या कहेंगे? राज्यसभा को, वो निम्न है तो ये उच्च, वो प्रथम है तो ये द्वितीय, वो लोकप्रिय सदन है तो ये बड़ों की सभा। ये क्या है? बड़ों की सभा, हाउस ऑफ एल्डर्स। वो लोगों की सभा है तो ये प्रतिनिधियों की सभा। ये किसकी है? प्रतिनिधियों की सभा। ठीक है। ये सब विधानसभा भी बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, विधानसभा भी। नहीं, इसके लिए शब्दों का इसके लिए जो है टिपिकली बोल सकते हैं। देखिए, ये बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं संविधान में क्या इस्तेमाल किया है इसके लिए।
इसको एक तो आपको संविधान में जो शब्द का प्रयोग मिलेगा वो है निम्न, एक ये मिलेगा, इसका प्रयोग मिलेगा और इसका मिलेगा। ये तो हम चूंकि ब्रिटेन की परंपरा को मानते हैं तो ब्रिटेन में कहा जाता है तो हम इन्हें कहा जाता है कहते हैं, लेकिन अगर संविधान की दृष्टि से देखोगे तो लोकसभा के लिए कहीं निम्न सदन का इस्तेमाल हुआ और कहीं लोगों की सभा का, याद रहे, है ना। लेकिन ये उतना अंदर नहीं जाएगा, वो आप पीएससी की दृष्टि से देख सकते हो, आप, मुझे नहीं लगता कि एसआई में जाएगा। जैसे राज्यसभा में जो बोला गया है उच्च सदन, हाँ, वहाँ पर उच्च और ये प्रतिनिधियों की सभा, ये दो संविधान में, हाँ, संविधान में इन शब्दों का प्रयोग किया गया इन सदनों के लिए, ठीक। कोई शंका उनका हो तो, क्योंकि क्या है अभी चलो आज पहला क्लास है, मैं भागूंगा तेजी से, है ना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि कहीं समझ में नहीं आया तो टोक दो तुरंत, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं सबका ऐसे थोपड़ा देखूं। नहीं, जब नॉर्मल ही पढ़ाता हूँ ना तो मैं सबका ये देखता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, जैसे कोई चीज़ पढ़ाया तो मैं ऐसे ऐसे एक बार नज़र दौड़ा लेता हूँ, मेरे को मालूम हो जाता है किसको समझ में आया किसको नहीं आया। लेकिन इस समय जब यहाँ पर मुझे तेज़ी से चलना है तो मेरे पास शायद मैं ध्यान ना दूँ, है ना, आपका माथा ध्यान ना आए तो प्रश्न सूचक चिन्ह मुझे ना दिखाई दे, है ना। जैसे ये दोनों शब्द संविधान में कहे गए हैं, हाँ। लोकसभा और राज्यसभा के लिए, तो लोकसभा को जो दोनों शब्द कहे गए हैं वो विधानसभा को भी कहे गए हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें भी कहा जाता है राज्य में लोक सभा, हाँ। बाकी हम सिर्फ कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन में कहा जाता है तो हमने कहा कि इनको भी यहाँ ये कहा जाएगा, ऐसा। हाँ, लोकसभा के लिए कहा जाता है, विधानसभा के लिए। तो अभी टिपिकल पूछ दिया ना कि संविधान में क्या किस शब्द का प्रयोग हुआ, वो दोनों है केवल, बाकी सब संविधान में प्रयोग नहीं है। जैसे लोकप्रिय सदन में विधानसभा भी बोल सकते हैं, नहीं बोलते ना, खास कर उसी को बोलते हैं। उसी को आप देखो, वो इसके लिए प्रश्न नहीं बनाएगा, वो बनाएगा प्रश्न इसके लिए, वो बनाएगा इसी के लिए, है ना। अब आइए, ये चीज़ें समझ गए आप। अच्छा चलिए आइए, अब कार्यकाल की बात। आपने 4 प्रकार के सदन देख लिए पूरी संरचना में, केंद्र में 2 लोकसभा राज्यसभा और राज्य में 2 विधानसभा और परिषद। ये बंद तो नहीं हो गया? चलो, अब कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ना। लेकिन ये तो कांस्टेबल की परीक्षा में भी नहीं पूछेगा, शायद पूछेगा क्या लोकसभा का कार्यकाल कितना? कांस्टेबल की परीक्षा में, एसआई में नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ। एसआई में नहीं पूछेगा साला कि लोकसभा कार्यकाल पूछेगा, तो बच्चे को भी पता होता है लगभग 5 साल, ये नहीं पूछेगा। अब देखो प्रश्न कैसे पूछ सकता है, लोकसभा का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है ना? चुनाव की तारीख से, लोकसभा के चुनाव परिणाम से, सदस्य जिस तारीख को शपथ लेते हैं, है ना, या फिर पहली बैठक से, है? देखो बोलो तो सॉलिड बोलो, तुक्का नहीं मारो कि नहीं सर, जो प्रथम बैठक होता है उस टाइप से। हाँ ऐसा बोलो ना, फिर शंका काहे कर रहे हो, सीधा बोलो पहली बैठक से। तो लोकसभा का